शिनिची की मॉम शिनिची की चेस्ट में एक ब्लेड से स्टैब कर देती है, जिससे उसे काफी गहरी चोट पहुंचती है और शिनिची नीचे गिर जाता है। शिनिची की मॉम मिगी को बोलती है कि मैंने इस लड़के के हर्ट को पंचर कर दिया है और अब ये मर चुका है और कुछ ही मिनट्स में तुम भी मर जाओगे। अब तुम्हें यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम एक अनसक्सेसफुल पैरासाइट हो, क्योंकि तुम उस लड़के के हेड को टारगेट नहीं कर पाए। ये कहकर वो पैरासाइट वहां से चली जाती है। मिगी सोच रहा होता है कि शिनिची को डायरेक्टली हर्ट पर कट मिला है और ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। तभी मिगी एक हर्ट फॉर्म करता है और उस वुंड को बंद करने के लिए शिनिची की बॉडी के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में शिनिची का हर्ट पंप करने लगता है और शिनिची सांस लेना शुरू कर देता है। मिगी सोच रहा होता है कि ये प्रोसेस तो काम कर गया, लेकिन अभी भी शिनिची को रिकवर होने में टाइम लगेगा और मुझे धीरे धीरे शिनिची की ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू उसके राइट हैंड में भी वापस आना होगा। अब स्कूल में मुरानो और यूको बात कर रहे होते हैं कि शिनिची आज फिर से एब्सेंट है और स्कूल ने उसके घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है। मुरानो और यूको शिनिची को लेकर बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं, तो वो दोनों स्कूल के बाद शिनिची के घर जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ शिनिची अभी भी फ्लोर पर पड़ा होता है और मिगी किचन से पानी और शुगर का यूज करके ग्लूकोज बनाता है और शिनिची की बॉडी में ग्लूकोज का सप्लाई करता है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। कुछ देर में घर का टेलीफोन बजता है, जिसकी वजह से शिनिची की आंख खुल जाती है और वो उठ जाता है। शिनिची उठते ही अपने ग्लासेस को पहनता है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे बिना ग्लासेस के ही सब कुछ ठीक दिख रहा होता है। शिनिची वॉशरूम में जाकर अपनी टी शर्ट उतारता है और देखता है कि उसका वुंड हील हो गया है। शिनिची अपने राइट हैंड की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि उसके वुंड को पैच करने के पीछे मिगी का हाथ है। तभी शिनिची को वो टाइम याद आता है जब उसने अपनी मदर को पैरासाइट की फॉर्म में देखा था और शिनिची रोने लगता है और रियलाइज करता है कि वो सब एक ड्रीम नहीं था बल्कि रियलिटी थी। तभी टेलीफोन दोबारा बजने लगता है और शिनिची कॉल पिक करता है। फोन पर एक लेडी बताती है कि वो एक हॉस्पिटल से बोल रही है जो साकुराज़ाकी में है और उसके फादर वहीं पर एडमिट हैं। शिनिची घर से हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला होता है और वो देखता है कि मुरानो बाहर खड़ी है। मुरानो शिनिची को बोलती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं तो मैं बस ये देखने आई थी कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो, क्योंकि तुम स्कूल भी नहीं आए। शिनिची बोलता है, मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया है और मैं कुछ टाइम तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। मुरानो बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम वापस तो आओगे ना शिनिची। और शिनिची मुरानो को देखकर हाँ बोलता है, लेकिन वो मन में अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है और बस उसके मन में एक ही डिटर्मिनेशन होती है, उस पैरासाइट को मारने की। साकुराज़ाकी की तरफ जाते हुए शिनिची अपने डैड के लिए टेंशन में होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उस पैरासाइट को हमारा एड्रेस कैसे मिला। शिनिची के बराबर में एक लड़की बैठी होती है जो उसे परेशान देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शिनिची उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम साकुराज़ाकी से हो। उस लड़की के हाँ बोलने पर शिनिची उससे हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ लेता है। इस टाइम शिनिची के फादर से हॉस्पिटल में पूछताछ चल रही होती है। शिनिची के फादर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछते हैं, क्या आपको मेरी वाइफ की बॉडी मिल गई। इसके रिप्लाई में इंटेरोगेशन टीम का एक मेंबर बोलता है कि हमारे ख्याल से आपकी वाइफ अभी भी जिंदा है। दूसरा मेंबर बताता है कि 18 की रात को अटैक के बाद आपकी वाइफ रात को 9 बजे होटल में अकेले गई थी।
यहाँ तक कि आपकी वाइफ ने होटल रिसेप्शन पर खड़े होकर किसी से बात भी की थी। ये सुनकर शिनिची के फादर काजुयुकी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। That can't be right. It had to be somebody else. डॉक्टर ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और बोलता है कि शायद मिस्टर इजुमी इस टेरिबल एक्सीडेंट की वजह से ड्रीम और रियलिटी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। इतने में शिनिची हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है और अपने डैड के पास आकर अपनी मॉम को लेकर रिग्रेट शो करता है। इस टाइम सडनली शिनिची की चेस्ट में उस वुंड की वजह से पेन होने लगता है। शिनिची घबराकर अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने उसको देखा था जिसने मॉम को हर्ट किया, जिससे शिनिची का मतलब उस पैरासाइट की ट्रू फॉर्म से होता है। काजुयुकी बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि मैं ड्रीम और रियलिटी में कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे सर पर काफी गहरी चोट आई है। काजुयुकी शिनिची को बोलते हैं कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल में ही रहूं और तुम ज्यादा चिंता ना करो। ये सुनकर शिनिची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? डैड, मॉम को एक मॉन्स्टर ने मार दिया है और आप इस बात को जानते हो। ये सब सुनकर काजुयुकी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, शिनिची मुझे नहीं पता मैंने ये सब तुम्हें फोन पर क्यों बोला। I'm sorry. I'm so sorry. I was losing it. शिनिची अब रियलाइज करता है कि उसके फादर को अब भी लग रहा होता है कि ये सब उनका एक वहम है। शिनिची अपने फादर को इमोशनल देखकर पैरासाइट वाला टॉपिक ड्रॉप कर देता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसे अपने फादर को एक टाइम पर सब सच बताना होगा। शिनिची अब हॉस्पिटल से जाने लगता है और अचानक से रुककर सोचता है, मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और मिगी भी सोया हुआ है। ये एक परफेक्ट टाइम है मिगी को अपने से अलग करने का। लेकिन तभी शिनिची प्लान ड्रॉप कर देता है और सोचता है, मुझे अभी मिगी की पावर्स की जरूरत है अपने एनिमीज को ढूंढकर उन्हें एलिमिनेट करने के लिए, तो मुझे मिगी पर ट्रस्ट करना ही होगा। शिनिची अब हॉस्पिटल के पास एक होमस्टे लेने का डिसाइड करता है। शिनिची होमस्टे से उसी लड़की को बाहर आते हुए देखता है जिससे उसने हॉस्पिटल का रास्ता पूछा था। शिनिची के मन में अपनी मॉम, उस पैरासाइट और अपने डैड को लेकर सोच चल रही होती है। शिनिची डिटरमाइंड होता है कि उसे अपने डैड को सेफ रखना है और साथ ही साथ अपनी मॉम की डेथ का बदला भी लेना है। I just have to keep him alive and avenge Mom's death. शिनिची अब रूम में होता है और वो उस लड़की के ऊपर आने की आवाज बहुत क्लियरली सुन लेता है जो शिनिची को डिनर के लिए बोलने आई होती है। शिनिची बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और सोचता है, मुझे उस लड़की के ऊपर आने की आवाज कैसे आ गई? क्या वॉल्स इतनी पतली हैं या मेरे सुनने की एबिलिटी बढ़ गई है? अब रात को मिगी शिनिची को बोलता है, पहले मैंने सोचा था कि इस बात को अपने तक ही रखूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इस बात को तुमसे शेयर करना ही पड़ेगा। मिगी शिनिची को बोलता है, तुम्हारी फीलिंग्स अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे मन में कुछ खास फीलिंग्स नहीं है। भले ही हम एक दूसरे के फ्रेंड बनने का एक्ट करते रहे, लेकिन असलियत ये है कि हम दोनों एनिमीज हैं जो बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस चुके हैं। शिनिची मिगी से पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, जिसके रिप्लाई में मिगी बोलता है कि जब मैं तुम्हारा हार्ट रिपेयर कर रहा था तो तुम्हारे साथ साथ मेरी बॉडी में भी चेंजेस आए हैं। अब मैंने एक ऐसी वीकनेस को अडॉप्ट कर लिया है जो किसी और पैरासाइट में नहीं होती। मैं रोज 4 घंटों के लिए नींद में चला जाता हूँ। शिनिची मिगी को बोलता है कि बस इतनी सी बात, तुम तो रोज ही सो जाते हो। मिगी बोलता है, लेकिन ये स्लीप अलग है। पहले मैं छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस से उठ जाता था, जैसे कि तुम्हारी अनयूजुअल ब्रीदिंग या फिर किसी और पैरासाइट का 300 मीटर्स की रेंज में आना। लेकिन इस अनयूजुअल चेंज के बाद मैं कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब अगर उन 4 घंटों में कोई एनिमी हम पर अटैक करता है तो ये हम दोनों का एंड होगा। मिगी आगे बोलता है कि तुम्हारा हार्ट रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए तुम्हारे हैंड से डिटैच रहना पड़ा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मेरी फिजियोलॉजी में भी चेंज आ गया। शिनिची मिगी से पूछता है
कि तुमने मुझे ये सब बताने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। मिगी बोलता है कि जब से तुम्हारी मॉम को एक पैरासाइट ने मारा है तब से तुम्हारे मन में मेरे लिए एक बुरी फीलिंग पैदा हो गई है और अपने एनिमी को अपनी वीकनेस बताना सही चीज़ नहीं है। इसी वजह से मैं अब तक चुप था। लेकिन अगर मैं इस प्रॉब्लम के बारे में अब तुम्हें ना बताता तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती। शिनिची मिगी को बोलता है, मैं तुम्हें एक एनिमी नहीं मानता मिगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। मिगी रिप्लाई में बोलता है, ये पूरे तरीके से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मेरी खुद की जान भी दांव पर लगी थी। Yes, I do. But I don't really think of you as an enemy anymore, Migi. You did save my life, you know. शिनिची सुबह हॉस्पिटल में अपने डैड को विजिट करने के बाद बाहर बैठा होता है। शिनिची बैठा हुआ सोच रहा होता है, जब तक मिगी सो रहा है तब तक मुझे ही केयरफुली सब चीजें ऑब्जर्व करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम मिगी सो रहा हो उस टाइम मेरे पास भी लड़ने के अलावा और कोई चॉइस ना बचे। इतने में वही होमस्टे वाली लड़की जिसका नाम माकी को होता है वहां पहुंच जाती है और शिनिची से उसके फादर के बारे में पूछती है। बात करते हुए माकी को ब्लश करती है और शिनिची से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इतने में मिगी उठ जाता है और शिनिची को बताता है, शिनिची, मैंने अभी एक पैरासाइट को सेंस किया है जो यहाँ से 300 मीटर्स की दूरी पर एक बीच की डायरेक्शन में है। शिनिची माकी को से बीच का डायरेक्शन पूछता है और वहाँ भागकर जाने लगता है। माकी को शिनिची के पीछे भागने लगती है, क्योंकि जिस साइड शिनिची जा रहा होता है वहाँ डायरेक्ट बीच नहीं होता, बल्कि बीच की एक बहुत बड़ी वॉल होती है। माकी को भागते हुए रियलाइज करती है कि शिनिची की भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। मिगी शिनिची से पूछता है, शिनिची, मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या हमें उस बीच वाले पैरासाइट को मारना चाहिए। शिनिची बोलता है, हाँ, हमें उसे मारना ही होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ का खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है। इतने में माकी को भी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि शिनिची एक ही जंप में वॉल के ऊपर पहुँच जाता है। शिनिची उस पैरासाइट के पीछे पीछे भागने लगता है। मिगी इस बीच शिनिची को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिची मिगी को चुप होने के लिए बोलता है और शिनिची फाइनली वहां पहुंच जाता है जहां वो पैरासाइट बैठा होता है। You're not getting away. You will pay for what you did to my mother. You're dead.